ऑनलाइन कक्षा में हम सूखी डाली एकांकी का अध्ययन करेंगे। उपेंद्रनाथ अष्ट द्वारा रचित यह एकांकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। थोड़ा उपेंद्रनाथ अष्ट जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। उपेंद्रनाथ अष्ट का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी को पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अष्ट जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में उच्च स्तरीय लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मध्यम वर्गीय संघर्ष, भारतीय समाज की जर्जर परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं अष्ट जी के साहित्य के विषय रहे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। गिरती दीवारें इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके चर्चित एकांकियों में पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक पहेली, आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना, भांवर आदि प्रमुख हैं। अष्ट जी का व्यक्तित्व हिंदी के नवोदित लेखकों के लिए सदा प्रेरक रहा है। अष्ट जी की जो प्रसिद्ध उपन्यास रचना है वो गिरती दीवारें हैं। सूखी डाली इनके द्वारा एक रचित एकांकी है। आइए एकांकी के केंद्रीय भाव पर चर्चा करें। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने परिवार अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। पारिवारिक अंतर्द्वंद का मतलब है जो परिवार में आपस में बातचीत होती है, थोड़ा खींचातानी होती है, उसकी बात लेखक उपेंद्रनाथ अष्ट जी कर रहे हैं। इस एकांकी में वट वृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है कि जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने वट वृक्ष एक परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति को बतलाया है जो परिवार का मुखिया है। जिस प्रकार से वट वृक्ष की जो छाया होती है वो शीतल होती है, आनंद को प्रदान करने वाली होती है और स्थायी होती है। वट का जो वृक्ष है वो स्थायी समझा जाता है। बरगद को इसीलिए अक्षय वट भी कहा जाता है। अक्षय मतलब जो कभी भी क्षरित ना हो। क्षरित का मतलब नष्ट ना हो, ठीक है, इसलिए अक्षय वट भी कहा गया है बरगद को। तो इसी प्रकार से लेखक ने यहाँ पर सबसे बड़े और परिवार के एक मुखिया को वट वृक्ष का रूप निरूपित किया है। पात्र का परिचय देख ले। दादा बेला जो छोटी बहू है, कर्मचंद छोटी भाभी, बेला की सास इंदु की मां कर्मचंद है, परेश मझली भाभी, भासी बड़ी भाभी, मल्लू मझली बहू और बड़ी बहू इंदु, रजवा, पाल ये पात्र हैं जिनका परिचय दिया गया है। पहला दृश्य, क्योंकि एकांकी एक दृश्य काव्य की विधा है, दृश्य का मतलब यहाँ खंड से है। आपने एकांकी का परिचय प्राप्त करते समय इस चीज की जानकारी रखी थी कि एकांकी के मुख्य अंग के रूप में अभिनेता, अभिनय का भी रोल समझा जाता है, इसलिए दृश्य के रूप में यहाँ एकांकी प्रस्तुत की गई है। मानव प्रगति की इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं
जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। अंगड़ित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामने किए जा रही है। इन सब के माध्यम से वट वृक्ष के माध्यम से जिस प्रकार से वट वृक्ष विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को झेलता हुआ अटल और स्थायी रूप से खड़ा रहता है, उसी प्रकार से लेखक उपेंद्र नाथ अष्ट जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है वो सभी परिस्थितियों से जूझता हुआ और सभी को एक यूनिट के रूप में, एक समूह के रूप में बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है। वर्षों इस वट की संगत में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। आयु के 72 बसंत सदियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। यहाँ बताया गया है कि दादा मूलराज अत्यंत ही वृद्ध हैं, 72 साल के हो गए हैं, ठीक है। और दादा मूलराज जैसे वट वृक्ष की जो आपने वट का लताएं देखी होंगी, वट की लता देखी है, बरगद की लता जिस पर आप कभी कभी झूला भी झूलते होंगे। बरगद देखे हैं ना आप लोग, बरगद, तो बरगद में लताएं होती हैं, उसकी डालियों से ही लताएं झूलती रहती हैं और कभी कभी जमीन को यदि छू जाती है तो वही लता फिर जमीन से भी लग जाती है ना। तो बरगद का वृक्ष जो होता है वो बहुत ही अच्छा वृक्ष माना जाता है और हमारे हिसाब से यहाँ आपके परिवेश में सबसे बड़ा वृक्ष बरगद ही होगा। उससे महान और उससे बड़ा वृक्ष आप शायद ही कहीं देखें। बरगद बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बड़ा और ज्यादा जीवंत होता है, ज्यादा समय तक स्थायी होता है। दादा का लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी। ये मुरब्बा की जो है वो जमीन के माप है। आपको हमने कहा था कि आप विभिन्न प्रकार की मापों को आएंगे पढ़ के समझ के, हमने होमवर्क के रूप में दिया था, शायद आप देख लिए। किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में नियुक्त हुआ है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर की एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। जो सबसे छोटा पोता है उनका, दादाजी का, वो सरकारी नौकरी में हो गया है। किस पद पर? नायब तहसीलदार के पद पर, और उसकी अभी अभी शादी हुई है और वहीं से इस कहानी की एक अंग के रूप में बात चलेगी। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का शिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और भी आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी बात से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। दूसरी बात कौन सी है? सुशिक्षित लड़की का परिवार में आना। उनकी तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में उनकी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलता पूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। आप समझिए, पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी कर रहा है लेखक और ये बतलाने का प्रयास कर रहा है कि जो सबसे शिक्षित अभी तक घर में व्यक्ति था वो कौन था? इंदु, जो उनकी कौन है? पोती है। दादाजी की पोती इंदु जो सबसे ज्यादा शिक्षित है, वो भी कहां तक? प्राइमरी 8वीं तक थी, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाई है और इसके नीचे सब कोई पढ़े लिखे। घर में
उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं, किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पतोहू के आ जाने से, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार की लहरें सी उठने लगी हैं जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। जब कोई नया व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, जो बाहर से आया हो, तो उसके सामंजस्य बनाने में थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, लेकिन किस प्रकार से यह कहानी अपने चरम लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, इसको आप देखेंगे। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का राबेतु सम्मेलन स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां यहाँ धूप लेती हैं, कभी चरखे काटती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी झगड़ती हैं, और कुछ न हो तो स्नानागार में बड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के में कोने में जो दरवाजा है, उसके साथ ही बाहर को रसोई आज से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्राय रोज वहां कपड़े धोया करती हैं और निरंतर थप-थप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। ये यहाँ का वातावरण का प्रभाव लेखक ने व्यक्त किया है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है, जिसमें दोनों ओर आमने सामने पहले मछली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़कियां बरामदे में खुलती हैं। फिर मछली भाभी और बड़ी भाभी के, छोटी भाभी का कमरा जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी हुई हैं जो ऊपर को जाती हैं। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। 1-2 चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी हैं। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई। दोपहर होने में अभी काफी देर है, मतलब 8-9-10 बजे होंगे कुछ ऐसा। अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है, शांति है। केवल गैलरी में स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने से कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज गैलरी से निकलती है और झुकती हुई सीधाई तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की वृत्ति चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। यहाँ अब वार्तालाप होगा, संवाद होंगे एक दूसरे से, उसको आप ध्यान देंगे। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहोगी? क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिगड़ी हुई हो? इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू, कुछ कहोगी? इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका कर बतलाती है और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिरती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और सब है। बड़ी बहू, आश्चर्य, क्या? इंदु, बैठक के बाहर रजवा खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू, उसी आश्चर्य, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष है उसका? इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी स्तंभित होकर अचंभे से, काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कई दिन में मुझे अपना काम करते, किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? बड़ी बहू, सलीका नहीं। देखिए क्या होता है कि जब छींटाकशी शुरू हो जाती है, एक दूसरे से वार्तालाप, तो फिर उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो जब बात नहीं समझ पाते पूछने लगते हैं बार, आखिर हुआ क्या, बताओ। कोई बताते हैं तो बहुत गुस्से से बताता है, क्या बताएं तुमको क्या? फिर कभी बताता भी है तो उसके मतलब जिस व्यक्ति से उसकी वार्तालाप हो चुकी होती है, जो जिस व्यक्ति के माध्यम से वो चिढ़ा हुआ होता है, खिसियाया हुआ रहता है, उसके बारे में वो बिल्कुल पूर्व धारणा ही बना लेता है कि यह बुरा व्यक्ति है। शायद हो सकता है उस समय वह सही रहा हो। ऐसा हो जाता है पारिवारिक स्थितियों में। बड़ी बहू कहती है सलीका नहीं।
हिंदू, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही नौकरानी काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो हमसे नहीं होता? इससे नहीं होता क्योंकि हम क्या होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। बड़ी बात, हाँ और क्या? झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़की हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैं नौकर जो यहीं आकर देखे। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार नौकरानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी नहीं टकी। अब वो बतला रही है कि ऐसी ऐसी वार्तालाप हुई, और जो अभी अभी नई नवेली हमारी भाभी जी आई हैं, वो हमसे इस प्रकार की बातें करने लगी कि तुम लोग पता नहीं कैसे हो, इस फूहड़ नौकर से कैसे काम चला लेते हो। हमारे मायके में तो देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जब नई नवेली दुल्हन आती है तो यही बतलाती है कि हमारे मायके में ऐसा था, यहाँ सब बहुत कुछ डिस्टर्ब चल रहा है ना। तो इसी प्रकार की एक दृष्टिकोण को बनाते हुए लेखक बहुत सुंदर ही इसका एक मुजाहरा प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी बहू, कहीं उसने ये सब बातें हिंदू और कैसे कही जाती हैं? जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम न जाने कैसे जी रहे हैं, नाकों चढ़ाकर माने दूसरे से। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, ये तो है। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती रहती है। किंतु कहती, मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम्ही जो हो। और फिर चिढ़ा दिया उसने। क्या चीज है ये, अब तुम्ही नमूना हो जो तुम्हारे यहाँ होता रहा होगा। एक नौकरानी और ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेते। दाएं दीवार के कमरे से छोटी बहू इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा इंदु की माँ है और छोटी बहू बेला की सास आ रही है पीछे से। छोटी भाभी जिसे कहते हैं, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? ये रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कही थी छोटी बहू ने इसे? रजवा जो है वो कौन है? वेरी गुड। इंदु, मीठी भी कब बोलती हैं जो आज कड़वी कहेंगी? छोटी बाबू, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से, माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम न करने जाऊँ। छोटी भाभी कहती है, वह तो बच्ची है रजवा, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। मुंह बिचकाकर, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात की कहनी ही नहीं आती। अपने मायके के सामने तो मैं किसी को कुछ समझती नहीं, और घर भर की जवान कुछ आगे डैश डैश टाइप का लगा हुआ है। ये समझिएगा कि कुछ और गुस्से से कह रही है तो, लेकिन यहाँ उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए लेखक ने यहाँ लोक सूचक चिन्ह का उपयोग किया। बड़ी बहू कहती है, बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ पसंद नहीं है। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा। अब थोड़ा सा इसमें जाने पर घी डालने का प्रयास किया जा रहा है। छोटी भाभी चिंता से, ये कैसे चलेगा? हमारे घर में तू मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरे की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर
भी देखिए लोग सोचेंगे। मछली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मछली बहू इंदु क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोट पोट हुई जा रही हो? मछली बहू हाथ पर हाथ मारती है और हाँ 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 करके हंस रही है। जैसे मछली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है दोनों। क्या बात है जो आज इतनी हा 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 ही हो रही है? इंदु यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती नहीं। मछली बहू मैं कहती हूँ और फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू आखिर कुछ कहो भी। मछली बहू आज भाई परेश की वह गत बनी कि बेचारा अपना सा मुंह लिए रह गया। इसको हंसी नहीं, आप हंस नहीं सकते। बड़ी भाभी ओ तुम्हारी हंसी भी बहू। मछली बहू मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई, बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। अब वो हंस क्यों रही है? क्योंकि उसके जो देवर साहब बेचारे जो भी नायब तहसीलदार हुए हैं जिनकी शादी हुई तो पत्नी से प्रताड़ित हो गए। मतलब कुछ बात कही होगी पत्नी ने उनकी और वो दादाजी के पास सीधे चले गए हैं। तो कोई बात होगी। बड़ी बहू और इंदु साथ में कहती है क्या बात हुई? मछली बहू मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बात तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं पाई। ऐसे ही होता है। अंग्रेजी में किटपिट कर रहे थे, वही आप लोग जो भाषा यूज करते होंगे इंग्लिश में समझ सकते हैं लड़ाई के संबंध में कौन सी इंग्लिश की भाषा यूज होती है। छोटी बहू को पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान करने कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रखा। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा मैं टूटी फूटी कुर्सी और सड़े गड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रहने दूंगी। परेश कहने लगा हमारे बुजुर्ग। फिर बात काटकर छोटी बहू ने कहा हमारे बुजुर्ग तो जंगल में घूमा करते थे, तो क्या हम भी इनका अनुकरण करें? हंसती है और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर दिया। इंदु फिर क्या हुआ ऐसा पूछने का प्रयास करती है इंदु। मछली भाभी कहती छोटी बहू, छोटी भाभी यह तो मछली बहू। परेश ने कहा इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़का का सिर फिर गया। ना भाई मतलब कह रहा है कि ना भाई मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं विरोध नहीं कर सकता परिवार का। मछली और बड़ी भाभी हाँ ठीक ही तो कहा परेश। छोटी भाभी परेश मेरा बेटा भला। छोटी भाभी समझ रहे हैं आप? परेश की माँ, इंदु की माँ और उसकी सास। मछली भाभी तब बहू ने कहा तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेड और फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चिटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। मेरे मायके में ये कुछ डैश किया है, आप समझ लेंगे क्या कहा रहा होगा। इंदु क्रोध बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती 24 घड़ी। मछली बहू और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनकी बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हंसती है और महाशय परेश की एक भी न चले। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। हंसती है, दूसरे भी उसके साथ हंसती हैं। जो लोग होते हैं वो हंसते हैं, मजाक देते हैं, मजाक करते हैं। मछली बहू मैं तो चुपके से चली आई मुंह बिचकाकर। जवान है छोटी बहू की या कतरनी मतलब कैंची कहते हैं ना, तुम्हारी जवान कैंची जिसे चल रही है, तो वही यहाँ मछली बहू कह रही है कि उसकी जवान है, मतलब ऐसी बोली है कि बिल्कुल किसी को काट दे। ऐसे बोलने किसका? और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पढ़े लिखे भी नहीं हो तो कैसे समझ? परेश बेचारा तो अपना साफ मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु बस जवान ही जवान। बात तो जब है जब काम भी हो।
एक काम को कहो तो 100 नाक में चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे भी पड़े गुसल खाने में गल रहे। गुसल खाने में जहाँ मतलब कपड़े धोए जाते हैं उसकी बात कर रही है। दादाजी ने कहा कि 2-4 कपड़े धो देना, बहू तो भी अभी तक पड़े हुए। अब बात ऐसे करती है जैसे, हाँ ऐसे समझ लीजिए, छोटी बहू गुसल खाने में कर रहे हैं, तू उठाकर क्यों नहीं लाई? जब भागकर उठा लो और फटक कर आंगन में डाल दी। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा? और भी चिंता की। परेश ने समझाया नहीं उसे। अब उसकी माँ भी चिंता कर रही हैं और कह रही हैं कि बताओ परेश तक नहीं समझाया उसे, अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहा। हिंदू, परेश की तो जैसे वहाँ बड़ी सुनवाई ही है। हिंदू अब फिर माँ से भी कह देती है, हाँ जैसे परेश की तो वहाँ बड़ी सुनवाई है, बहुत सुन लेगी उसकी। बड़ी बहू, वह मसलन के फान और अबरों की बात याद है? हाँ अभी तक पड़े हुए हैं, कह कह कर सब हार गए। परेश महाशय, बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। हिंदू हंसती है हिंदू, और वो बड़ी भाभी भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े? बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? ठीक है है यहाँ। हिंदू, क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। छोटी भाभी कहती है, तुम चलो हिंदू, कपड़े फटक कर हाथे में डाल दे, शायद उन्हें जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। मांगेंगे तो मतलब फिर लोग सोचें कि नहीं मांगेंगे तो देना पड़ेगा, और तब तक मैं बहू को समझा दूंगी बाद में कि ऐसा काम नहीं चल पाएगा। तो पहला दृश्य आपके समझ में आ रहा होगा कि कहां से कैसी कहानी चल। ठीक है, दूसरे दृश्य की ओर चलें। दूसरा दृश्य थोड़ी सी